हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अपने चैनल एसरू लिवास में आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपके लिए दिलचस्प कहानियाँ लाता रहता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि उस रात ना छुटकी सोई और ना ही नीता को सोने दिया। दोस्तों, छुटकी रात भर रोती रही। बुखार से उसका नन्हा शरीर तप रहा था। दवा देने पर बुखार उतर जाता था, पर थोड़ी देर बाद फिर चढ़ जाता था। ठंडे पानी की पट्टियाँ भी रखी। अनीता ने जैसे तैसे कर सुबह होने का इंतजार किया और सुबह होते ही पास के कमरे में सो रहे पति को जगाकर छुटकी की हालत बताई तो सौरभ गुस्से से बोला, एक तो हरामजादी ने रात भर सोने नहीं दिया और सुबह नींद पड़ी तो तुमने जगा दिया। तो अनीता ने निवेदन किया, ऐसे निर्मोही मत बनो, इस तरह तुझे मर जाएगी। तो सौरभ ने बेलिहाज होकर कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, 3 फिर भी बचेंगी। तो अनीता ने असहाय भाव से पति की ओर देखा और बरबसी उसकी आंखें बरस पड़ी थी। तो सौरभ शर्मिंदा होता हुआ बोला, तैयार हो जाओ, अस्पताल लेकर चलता हूँ। पर तैयार क्या होना था, जो कपड़े उसने पहने थे उसी में वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। डॉक्टर ने छुटकी को गंभीर रूप से बीमार देखा तो तुरंत एडमिट करने की सलाह दी। सरकारी अस्पताल था। जरूरी कार्रवाई के बाद छुटकी को एडमिट कर लिया गया। पत्नी को अस्पताल छोड़कर सौरभ घर वापस आ गया और बेटी को अस्पताल का पता बताकर माँ और बहन के लिए ज़रूरी चीज़ें अस्पताल ले जाने के लिए कहा और खुद तैयार होकर अपने ऑफिस चला गया। घर और अस्पताल में बहुत दूरी नहीं थी। लड़कियां आसानी से अस्पताल जा सकती थी। उस रोज़ रीना स्कूल नहीं जा सकी। रीना अस्पताल आई तो अनीता और छुटकी के लिए कपड़े तौली और दूसरे ज़रूरी चीज़ों के अलावा माँ के लिए खाना भी लेकर आई थी। अनीता वो सब चीज़ें रख ली और रीना को घर जाने के लिए कह दिया। जब रीना वापस चली गई तब वो पिछले 3 महीनों के बारे में विस्तार से सोचने लगी। जितना वो सोचती उतने उसका मन भी तृष्णा से भर जाता था। बेटा होने की खबर आई थी और घर में उल्लासपूर्ण माहौल हो गया। बेटी घर आ गई तो घर में मातम छा गया। विज्ञान कहता था कि लड़का और लड़की जन्म में महिला की नहीं पुरुष की भी भूमिका होती है, लेकिन जब भूमिका पुरुष की होती है तो इस दोषी स्त्री को क्यों। उसका सिर दर्द से फटने लगा। शाम हुई, छुटकी की तबीयत सुधरने लगी थी, पर डॉक्टर ने अभी डिस्चार्ज करने से मना कर दिया। 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी है। जब और अंधेरा हुआ तब रीना और रीमा माँ के लिए खाना लेकर आई थी। तो अनीता ने हैरान होकर बोला, तुम खाना लेकर क्यों आई हो? रात में घर जाते समय तुम दोनों को डर नहीं लगेगा? तो रीना ने कहा, पापा नीचे खड़े हैं, उन्होंने खाना देकर जल्दी लौटने के लिए कहा है। जवान लड़कियों और अपने पति के व्यवहार को देखकर अनीता को विश्वास नहीं हुआ तो वो लपककर खिड़की पर पहुंची। उसने खिड़की खोलकर देखा, 4 मंजिल नीचे स्कूटर की सीट पर बैठा हुआ सौरभ सिगरेट के कचला रहा था। सौरभ ने ऊपर जाने की जहमत नहीं की। अनीता अपने होठों से बदबू आई और उसने बेटियों को वापस भेज दिया। रात के 12 बज रहे थे। अनीता की आंखों में नींद नहीं आ रही थी। दर्द से सिर फटा जा रहा था। पति के व्यवहार को उसके दुखी मन ने बहुत बुरा समझा था तो वो हर हाल में निर्दोष थी, पर पति और समाज उसे ही दोषी समझ रहा था। क्या दोष था उसका कि वो शरीर से स्त्री थी। उसकी बेटी भी स्त्री की काया पाई थी। बेटा दहेज लाता था पर बेटी को दहेज देना पड़ता था तो वो बिस्तर से उठी। पालने में छुटकी दवाई के जोर पर गहरी नींद सो रही थी। जनरल वार्ड में बहुत सारे बेड खाली पड़े हुए थे। वार्ड में नाइट बल्ब से मध्यम प्रकाश था। चारों ओर सन्नाटा छाया था। वो बिना आवाज़ किए बिस्तर से उठी। उसका इरादा था कि वो नर्सों की ड्यूटी रूम तक जाए और सिर दर्द की गोली मांग ले। संजोग से ड्यूटी रूम में कोई भी नर्स उपलब्ध नहीं थी। अनीता ने चारों तरफ देखा, हर कोई नींद में था तो वो वापस छुटकी के पालने तक पहुंची। उसने उसे पालने से उठाया तो छुटकी मछली फिर रोने लगी। उसने उसे कंधे से लगाया और थपकी दी और फिर खिड़की के पास पहुंची। खिड़की सिर पर अटकी हुई थी। अनीता ने पूरी खिड़की खोली और फिर सावधानी से हर दिशा की ओर देखा। फिर उसने ऊपर वाले को याद करते हुए कहा, बेटी मुझे माफ़ करना। और फिर अनीता ने 3 माह की छुटकी को खिड़की से बाहर डाल दिया। छुटकी का नन्हा शरीर सज इससे पहले कि छुटकी का शरीर जमीन छूता, अनीता के हल्क से जोरदार चीख निकल गई। 5 मिनट के अंदर पूरे अस्पताल में सब जाग गए। मध्य में रोशनी की जगह सभी लाइटें जला दी गई। अस्पताल के सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर को घटना की सूचना दे दी गई। सीएमओ ने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर सूचना दे दी। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण छुटकी का खून से नहाया हुआ शरीर
महज मांस का लोथड़ा नजर आ रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर ने आते ही विलाप कर ही नीता से सवाल पूछा, कैसे हुआ ये सब? कुछ देर तक विलाप करने और बेहोश होने का नाटक करने लगी, पर अनुभवी इंस्पेक्टर किसी भी सूरत में सवाल का जवाब लिए वहाँ से जाने वाला नहीं था। लेकिन सौरभ की मौजूदगी में उसने बताया कि बच्ची रो रही थी तो वो उसे गोद में लेकर टहल रही थी ताकि वो चुप हो सके। इसी वजह से वो पहले से खुली खिड़की के पास गई थी कि वो खिड़की बंद कर दे। तभी बच्ची मछली और उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। तो सीएमओ गुस्से होकर बोला, पर सीसीटीवी फुटेज तो कुछ और कह रहा है। तो पुलिस इंस्पेक्टर बोला, क्या कह रहा है? आप मेरे चैम्बर में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसने पहले चारों तरफ ताक झांक करके माहौल का जायजा लिया था और इसने बच्ची को खुद अपने हाथों से बाहर की ओर उछाल दिया था। सीएमओ बोला तो नीता क्षण रह गई, क्योंकि उसने सीसीटीवी की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। तो वो जोर से हल्क फाड़ कर चिल्लाई, हाँ, मैंने अपनी बेटी को फेंका था, मैंने ही अपनी बेटी को मार डाला। तो इंस्पेक्टर गुस्से से बोला, क्यों मार डाला उस अभागन मासूम को? उस मासूम का क्या दोष था? तो नीता ने कहा, उस अभागन का दोष ये था कि वो स्त्री थी। मेरा दोष ये है कि मैं भी स्त्री हूँ, और हर अभागन स्त्री का दोष ये है कि उसे स्त्री होकर भी स्त्री को जन्म देने का अधिकार नहीं है। ये कोई पहली बेटी नहीं है जिसे मैंने मार दिया है, और ना जाने कितनी अभागन बेटियों को मैंने जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार दिया है। अनीता ने विषिप्तों की तरह कहा, फिर अपनी मजबूरी द्वारा की गई गलती की वजह से अपनी नज़रें फेर ली। पुलिस इंस्पेक्टर ने वहीं खड़े सौरभ की ओर देखा। इंस्पेक्टर से नज़र मिलते ही उसकी गर्दन शर्म से झुक गई। लेडी कांस्टेबल ने बिना किसी आदेश के अनीता को पकड़कर जेल भेज दिया, क्योंकि चाहे अनीता ने दुखी होकर यह कदम उठाया था, पर किसी की जान लेने की कानून किसी को भी इजाज़त नहीं देता। कानून की नज़र में जुल्म ही होता है। दोस्तों, बेटे की चाह ने कैसे अनीता की हस्ती ज़िंदगी में अंधेरा कर दिया, ये तो अनीता ही जानती होगी। दोस्तों, बेटे की चाह के लिए कभी भी ऐसा ना करें। दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। ऐसी दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए कृपया मेरे चैनल एसरूलियस को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अच्छी अच्छी कहानियाँ बनाने में बहुत मोटिवेशन मिलती है। मेहरबानी करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपना कीमती समय निकाल कर कहानी को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।